नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में हम बात करेंगे पीएम मोदी की यूपी के सांसदों को दी गई नसीहत की। उनके 2019 के लिए उन्होंने कौन सी हिदायत दी है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही नया पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से जाट आरक्षण के समाधान की रणनीति कैसी है ये भी आपको दिखाएंगे और मध्यम वर्ग को पीएम मोदी के एक बड़े तोहफे के बारे में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि योगी जी के यूपी में एक्शन से कैसे हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव के फैसलों पर भी गिर सकती है गाज योगी सरकार में। दिखाएंगे आपको यूपी के मंत्रियों में कुछ अलग दिखने की होड़, तो मंत्री मोहसिन रजा का क्यों बढ़ा ब्लड प्रेशर ये भी आपको दिखाएंगे और एंटी रोमियो ऑपरेशन को लेकर क्यों लग रहे हैं आरोप, संसद में क्यों उठा एंटी रोमियो ऑपरेशन के खिलाफ आवाज ये आपको दिखाएंगे और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेंशन के मामले में किया सांसदों का कैसे बचाव ये भी आपके सामने होगा। एयर इंडिया के कर्मचारी को पीटने वाले शिवसेना सांसद ने कैसे किया है खुद का बचाव और आखिर ये नौबत क्यों आई ये भी आपको बताएंगे। बिहार दिवस पर क्यों नदारत हुए लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे, आप क्या नीतीश और लालू के बीच अब आंकड़े सही नहीं है इसको हम तलाशेंगे। शशिकला को कैसे मिला अम्मा का आशीर्वाद ये भी आपके सामने रखेंगे और कॉमेडी शो में सिद्धू के ठहाकों पर क्यों लगेगा सेंसर ये भी आपको बताएंगे। साथ ही याद करेंगे आज हम भगत सिंह को भी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बात इतिहास की होगी, बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की होगी, अदालत की खबरों की होगी और इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया कि आज भगत सिंह को भी हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और आज सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर है आज पीएम मोदी ने अचानक चाय पर बुलाकर यूपी के सांसदों को सख्त हिदायतें दी हैं। सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के तमाम सांसदों को बुलाया और एक बैठक में ट्रांसफर प्रमोशन से दूर रहने पर खासा जोर दिया। उन्हें समझाया कि वो ट्रांसफर और प्रमोशन से दूर रहें। इसके साथ ही पुलिस को अपना काम करने देने की भी नसीहत उन्होंने सांसदों को दी। पीएम ने यूपी में मिली कामयाबी पर सांसदों की सराहना जरूर की, लेकिन 2019 के आम चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने की नसीहत दे डाली। उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट वो उनसे लेते रहेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में जो यूपी के सांसद हैं अब उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, कौन सी दूरदृष्टि है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी के ब्रांड का ही असर है कि उनके काम करने के तरीके को चाहे अनचाहे पार्टी के नेताओं और सांसदों को मानना पड़ रहा है। मोदी सर की क्लास में भी ये असर साफ नजर आता है। सभी को उनके मिजाज की फिक्र है तो सबको लगता है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। खासकर पीएम ने जब कहा कि खबरदार ट्रांसफर प्रमोशन से दूर रहिएगा तो कई सांसदों की सांसें अटक गई। सबको फिक्र थी कि अपनी पसंद के अफसर अपने संसदीय क्षेत्र में रखने में भी कहीं कालिख न लग जाए। इन सांसदों में प्रदेश के वो बड़े नेता भी शामिल थे जिन्होंने 2014 में केंद्र में सरकार बनने पर पीएम मोदी की ताकीद की थी। पीएम ने अफसरों का हवाला देकर बहाने से बता दिया कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मोदी सर ने जब 180 डिग्री पर गर्दन घुमाकर सामने देखा तो हर शख्स को लगा कि वो उनकी आंखों में झांक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए और उस पर किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश ना करें। अगर पुलिस पर हुक्म ना चला पाए तो जनता क्या समझेगी? जनता तो नेता की दबंगई पर वोट देती है, लेकिन चाहे योगी राज हो, लेकिन बात मोदी की ही चलेगी। उन्होंने पीठ थपथपाई, यूपी की जनता को बधाई दी, फिर सौंप दिया अगले 2 बरस तक का टारगेट। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में किस किसने टारगेट अचीव किया है। साफ है कि अगर अगली बार भी संसद में रहना है तो मोदी सर के हिसाब से चलना है। सभी जानते हैं कि मोदी का मैजिक ही चलेगा। योगेश सोमकुंवर, एपीएन। उधर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया था और उसमें सुधार के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी क्रम में गुरुवार को सीएम योगी ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके इस दौरे की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को नहीं थी। उन्हें इस अचानक दौरे से
पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आदित्यनाथ ने कहा कि ये कोई आखिरी बार नहीं है या पहली बार भी नहीं है कि मैं ऐसे आया हूँ, ऐसे आता रहूँगा। मैं आकर ये देखना चाहता था कि आखिर काम कैसे हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ दौड़ भाग करते पुलिस के इन आला अधिकारियों को ये उम्मीद भी शायद नहीं रही होगी कि उन्हें कभी इस तरह सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। ऊपर से बिन बुलाए सीएम की आमद का डर भी उनके जहन में साफ नजर आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री का कामकाज संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। पुलिस की सक्रियता जांचने के लिए योगी अचानक लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। उनके आने की भनक किसी को नहीं थी, लिहाजा उनके कोतवाली पहुंचने के बाद अफसरों और दूसरे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। सीएम योगी के साथ डीजीपी जावेद अहमद और कई बड़े अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने थाने के हालात का जायजा लिया और अखिलेश सरकार द्वारा शुरू की गई डायल 100 सेवा के बारे में जानकारी मांगी। नहीं, क्या ये पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत नहीं? उनके अंतर्गत है। वो दिन में कहाँ काम करेंगे, किधर जाएंगे, ये तो वो तय करते हैं। लेकिन उनको कहाँ भेजना है, कौन आता है, उसमें है वहाँ पे नियुक्त है, क्या करता है वो, किसके अंतर्गत, किसके अंदर, कहाँ से वो आया है? उसको वो जिले से ही आया, जिले से फोर्स से ही दिया गया। हाँ, जिलों से फोर्स दिया गया है। मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की, गाड़ियों के बारे में, या फिर जो साइबर क्राइम है उनके बारे में, या और जो अलग विभिन्न प्रकार के हमारी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल की। सीएम योगी महिला थाने का मुआयना करने भी पहुंचे। माना जा रहा है कि सीएम इस तरह के कदम उठाकर अफसरों को हर वक्त मुस्तैद रहने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों में भी इसकी झलक साफ दिखाई दी। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही योगी ने स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया। सीएम ने आदेश दिया कि शिक्षक अपने लिबास का खास ख्याल रखें। स्कूल परिसर में मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ना हो। स्कूल परिसरों में गुटखा और पान पर पाबंदी के आदेश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर अखिलेश सरकार के कई फैसले जल्द ही जांच के दायरे में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और उसी कड़ी में आज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछली सरकार ने जिन बड़े फैसलों को लिया है, जिसमें ज्यादा पैसा लगा है, उन तमाम चीजों की जानकारी हम लेंगे और उसकी जरूरत पड़ी तो जांच भी कराएंगे। बेईमानी करने में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इलाके दे करके रखे हैं और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसमें मुझे उत्तर प्रदेश का साथ चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये बयान अब भी लोगों के जहन में कायम है। पीएम मोदी ने पूरे प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। उन्होंने नौकरियों में हुए घोटालों की जांच की बात कही थी। उन्होंने सपा सरकार पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। खनन और पीडब्ल्यूडी समेत तमाम विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। अब योगी सरकार भी उस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिया कि अखिलेश सरकार के दौरान लिए गए कई फैसले जल्दी ही जांच के दायरे में आ सकते हैं। 14 वर्षों में अगर यूपी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो विकास के पथ पर यूपी इतना पीछे नहीं छूट गया होता। भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए विकास नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको जांचेंगे भी। भविष्य में भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, इसके लिए स्पष्ट तौर से सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अब नई सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराने की बात कहकर ये पुख्ता करने की कोशिश की है कि सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी। पीएम मोदी यूपी में सुशासन की बात कह चुके हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी इसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर योगी सरकार के मंत्री पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। सरकार का जोर पारदर्शी और ईमानदार सरकार के साथ स्वच्छता पर भी है। इसी को लेकर जहां कई मंत्री अपने अपने दफ्तरों की साफ सफाई का मुआयना करते नजर आए, तो कईयों ने सौंपी गई जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभाने की
बात कही। कैसा रहा मंत्रियों का पहला दिन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी सरकार के मंत्री न सिर्फ अपने कामकाज को लेकर सजग नजर आ रहे हैं, बल्कि साफ सफाई को लेकर भी उतने ही चौकन्ने हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कामकाज संभालने के साथ ही अपने दफ्तर की सफाई पर जोर दिया, तो साथ ही काम में भी ईमानदारी बरतने की बात की। अधिकारियों के तो अच्छे हैं टॉयलेट, लेकिन कर्मचारी और जो आम जनता के लिए है उसको अंदर जाने में भी कठिनाई होती है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और होगा तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होगा। फाइलों का निस्तारण सिटीजन चार्टर के हिसाब से हो और भाई भतीजावाद नहीं हो। मेरा कोई नहीं है, इसी प्रकार से नीचे भी कोई नहीं हो। किसी नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त मित्र के द्वारा नाम बता के किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए। पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी पूरी तरह से ऊर्जा में ही नजर आए। उन्होंने राज्य को रोशनी से नहला देने का वादा किया। ये प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करें, और जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया है 24 घंटे बिजली हर घर तक पहुंचाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, हर गांव में बिजली पहुंचे, हर खेत को बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर बिजली पहुंचे, उस लक्ष्य को हम समय रहते पूरा करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के मकसद के साथ योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने दफ्तर में झाड़ू लगाते नजर आए, तो दूसरे मंत्रियों ने भी अपना एजेंडा साझा किया। प्राथमिकता जो संकल्प पत्र है उसको पूरा करना है, और यही मेरी प्राथमिकता है। दूसरा जो स्वच्छता मिशन है उसको हम लोग लागू करेंगे। सभी अपने विभागों में कहीं गंदगी न रह जाए, कहीं जाले न हो, और लोग समयबद्ध ढंग से आए। 9:30 से 6 बजे तक दफ्तर बैठे। पहले मैं जरा देख लेता हूँ कि क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, जरा समझ लेता हूँ, और उसमें जो परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ, उसमें जो सुधार लाना चाहता हूँ, मैं उसमें सुधार लेके आऊंगा। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय, मुझे मालूम है क्या समस्याएं होती है खिलाड़ी की और क्या चीज की आवश्यकता होती है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार पूरे तेवर में दिखाई दे रही है। ये तेवर और कलेवर आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन अगर आगाज अच्छा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अंजाम भी बेहतर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन जब कई बार सत्ता का परिवर्तन होता है और लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं मन परिवर्तन कितना हुआ है ये जांचना पड़ता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि एपीएन के पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें मंत्रालय में अभी भी समाजवादी पार्टी राज के निशान बरकरार दिख रहे हैं, और इस पर योगी राज के एक मंत्री का हाय तौबा करना भी लाजिम हो जाता है। मामला तब गरमाया जब नया पदभार संभालकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा अपने दफ्तर पहुंचे और वहां दीवार पर उस फोटो को देखकर भड़क गए जिसमें आजम खान मुलायम सिंह के साथ दिख रहे हैं। आजम मुलायम की तस्वीर देखकर जनाब का पारा कितना चढ़ा ये देखना अपने आप में दिलचस्प भी है, और वहां मौजूद अफसरों पर वो जमकर नाराज हुए। जाहिर सी बात है कि अफसरों के तो पसीने छूट गए। आपको पता है सरकार किसकी है, तस्वीरें क्यों लगी हुई है? हटाने का आदेश क्या आएगा? सरकार किसकी है? आप ये बताइए ना, सरकार किसकी है, ये तो आपको देखना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब सत्ता हाथ में आती है तो थोड़ी सी नम्रता भी आनी चाहिए। कम से कम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के तमाम अन्य मंत्रियों को यदि आप देखें तो बहुत कुछ ये बात वो समझते हैं बहुत हद तक, और मोहसिन रजा साहब को भी ये बात समझ में ज़रूर आती है, लेकिन गुस्सा अपनी जगह पर है। यूपी में यूं तो नौकरशाहों ने बीजेपी सरकार के मन मुताबिक काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किलों से भरा है। एंटी रोमियो स्क्वाड और बूचड़ खानों को बंद करने को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। विपक्ष ने एंटी रोमियो दस्ते को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। आज तो ये बात संसद तक पहुंची। विपक्ष का कहना है कि इसके नाम पर लोगों को तंग किया जा रहा है। यूपी में सत्ता में आने के बाद नौकरशाह बीजेपी के संकल्प पत्र पर अमल करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में कई जिलों में एंटी रोमियो दल हरकत में आ गया है, तो बूचड़ खानों पर भी लगाम लगना शुरू हो गया है। हालांकि इस मकसद को पूरा करना उतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर लगाम लगाने को लेकर गठित एंटी रोमियो दल पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर मासूम लड़के और लड़कियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। राह चलते लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है और मोरल पुलिसिंग के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है कि ये संविधान की अवहेलना है। हम बच्चों को ये नहीं बता सकते एक हद तक कि आपको हंसना कैसे, आपको बैठना कैसे है, और हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आराम से बैठकर बात कर रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री तय करेगा कि उनको वहाँ बैठ के बात करनी है कि नहीं करनी है? इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो बिल्कुल गलत है। आजाद हिंदुस्तान में और देश दुनिया कहाँ पहुँच गई है, उसमें लोगों को कुछ अभिव्यक्ति की आजादी है। अब तो ये है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है और रोमियो इसको पकड़ ले जाएगा, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। एंटी रोमियो दल की तरह ही बूचड़खानों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार उन्हें तंग कर रही है और उनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इसे लेकर बयान दे चुकी है। जिनके पास लाइसेंस है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको 15 दिन का 1 महीने का समय जरूर देना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप इलीगल चला रहे हैं, आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप चलाएं। खबरों के मुताबिक यूपी में सुशासन लाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा एंटी चीयर भी हो सकता है। सरकार शराबबंदी की दिशा में भी कोशिश कर सकती है। बिहार में शराबबंदी को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद यूपी सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठा सकती है। पान मसाले को लेकर योगी सरकार पहले ही सख्त हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों में पान मसाले पर रोक और स्कूल कॉलेजों के पास इसकी बिक्री रोकने का फरमान देकर सरकार ने जता दिया है कि उसकी मंशा यही रुकने की नहीं है। यानी आने वाले दिनों में लोगों को कुछ बड़े कदमों के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और संसद की बात चल रही है तो देश में जाट आरक्षण की बार बार उठती मांग को एक बार फिर से इसका समाधान करने की उम्मीद बनने लगी है। केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए एक नया आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद NSEBC यानी नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नाम के इस नए आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। अब संविधान की धारा 338B जोड़ने और संविधान संशोधन के लिए संसद में रखा जाएगा। मोदी सरकार सियासत की चौसर बिछाने में लगी है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह सरकार ने NSEBC को मंजूरी देकर जाट आरक्षण की फांस को निकालने की तैयारी कर ली है। अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कानूनी दर्जा तो हासिल था, लेकिन ये संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। NSEBC एक संवैधानिक संस्था होगी। नए आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने में वो समय समय पर सरकार को पिछड़े वर्ग में नई जातियों को जोड़ने की सिफारिश भी कर सकेगा। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से नए आयोग की ताकत बढ़ जाएगी। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद वो पिछड़े वर्ग में जातियों को लाने और निकालने पर सिफारिशें दे सकेगा, लेकिन OBC में नई जातियों को शामिल करने पर अब निर्णय संसद ही लेगी। अभी तक राज्य सरकारों को अपने प्रदेश में जातिगत पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी जातियों में नई जातियों को शामिल करने का अधिकार हासिल था, लेकिन अब नई जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने पर अधिकार सिर्फ संसद यानी केंद्र सरकार के पास होगा। इन हालातों में अपने अपने वोट बैंक को लुभाने और फायदा पहुंचाने के लिए नई जातियों को पिछड़ों में शामिल करने का राज्य सरकार का अधिकार सीमित हो जाएगा। अब इस आयोग की सिफारिश पर ही पिछड़ी जातियों में नई जातियों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में नए आयोग को लेकर राजनीति तेज होने के आसार हैं। यूपी की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 17 पिछड़ी जातियों को दलित जातियों में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया था, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत दूसरी पिछड़ी जातियों के आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया और बड़ा हिस्सा अति पिछड़ी जातियों को दिया है। न्यायिक सेवा में अति पिछड़ी जातियों यानी EBC को 21% और अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC को 12% आरक्षण दिया था। पिछड़ी जातियों की पहचान और शामिल करने के अधिकार केंद्र या राज्य सरकार के पास रहने को लेकर बड़े दिनों से विवाद बरकरार है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि मोदी के गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलितों को लुभाने का समीकरण चमत्कारी रहा है। ऐसे में जाटों को समर्थन के बदले आरक्षण देना 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जरूरी हो गया है।
रजत मिश्रा, APN, दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सांसदों की पेंशन कितनी हो ये तय करना सिर्फ संसद का अधिकार है। दरअसल बुधवार को संसद में पूर्व सांसदों की पेंशन का मुद्दा उठा था। राज्यसभा में कुछ विपक्षी सदस्यों के इस मुद्दे को उठाने के बाद जेटली ने कहा कि इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते क्योंकि संविधान में इसके बारे में साफ लिखा गया है, जनता का पैसा संसद की इजाजत से ही खर्च किया जाता है। जेटली ने कहा कि संसद को ही ये हक है कि वो ये तय करे कि कितना पैसा खर्च किया जाना है। कोई दूसरा संस्थान इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक NGO की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि 80% पूर्व सांसद करोड़पति हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर शिवसेना सांसद की दादागिरी सामने आई है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा है। मामले में कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन रविंद्र गायकवाड़ का कहना है कि उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि एयर इंडिया के अधिकारी ये समझ रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सांसद हैं और वो शिवसेना के सांसद हैं। और बाला साहब ठाकरे ने भी ये कहा है कि अगर कोई बात न समझे तो 10 बार अपनी बात समझाओ, यदि 10 बार अपनी बात उसे समझ में नहीं आई तो फिर हाथ उठा सकते हो, और यही मैंने किया है। क्या बोला? हाथ से मारा है। हाँ, मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पहले तो शिवसेना सांसद ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को चप्पलों से पीटा और फिर शेखी बगाड़ते हुए इस बात को माना भी। मामला शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से जुड़ा है। सांसद गायकवाड़ ने पिटाई की बात स्वीकार करते हुए कहा कि एयर इंडिया के कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी की, लिहाजा उन्होंने 25 बार चप्पलों से उसकी पिटाई की। क्या मारा है जी? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है। क्या हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियाँ सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी। नॉट अ थिंग व्हिच एनी डेमोक्रेटिक पर्सन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी विल एनकरेज, एंड दे ऑलवेज एनी फिजिकल असॉल्ट विल ऑलवेज बी कंडेम्ड। गायकवाड़ का कहना है कि एयर इंडिया की पुणे से दिल्ली आई फ्लाइट AI-852 में उनका टिकट बिजनेस क्लास का था, लेकिन उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठने को कहा गया। महाराष्ट्र की उस्मानाबाद सीट से पहली बार संसद पहुंचे रविंद्र गायकवाड़ की इस हरकत पर सियासी दलों ने कड़ा विरोध जाहिर किया। नेताओं ने उनके इस कारनामे की जमकर आलोचना की। हालांकि शिवसेना अपने नेता के बचाव में उतर आई। इसका VIP से कोई वास्ता नहीं है। जो आदमी ने हाथ में कानून लिया है तो कानून के सामने सब बराबर है। तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए और कानून के तहत जो धारा हो सकती है उस पर लगा करके उसको कानून के हवाले करना चाहिए। देखिए, स्टाफ के साथ इस दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऊपर शिकायत करो अफसरों को, अफसरों की पूरी जितनी आपको कड़ाई से करनी है उनसे विरोध दर्ज कराओ। स्टाफ को पीटने से कोई काम नहीं चलता। मुझे लगता है गलत तरीका ही नहीं करना चाहिए। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एयर इंडिया से मुआवजा वसूलना चाहिए, लेकिन जो है ये अफसरों के साथ मारपीट करने से काम नहीं चलता। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक एयरलाइन स्टाफ के एक सदस्य को सीट को लेकर हुए विवाद में चप्पलों से पीटा गया। एयर इंडिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच टीम का गठन भी कर दिया गया। एयर इंडिया की ओर से पूरी घटना की जानकारी मंत्रालय और उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ये रविंद्र गायकवाड़ वही सांसद हैं जिन्होंने संसद के कैंटीन में खराब रोटी मिलने पर, ठंडी रोटी मिलने पर वेटर के मुंह में जबरदस्ती उस रोटी को ठूंसा था और उसकी भी पिटाई की थी। यानी रविंद्र गायकवाड़ को शायद इन सब चीज़ों के करने की आदत है, लेकिन इस आदत की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। AIADMK की बात करते हैं। AIADMK सिंबल जब्त होने के बाद शशिकला और पनीरसेल्वम गुट ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली है, जिसे चुनाव आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। शशिकला गुट की नई पार्टी का नाम है AIADMK अम्मा और इसका चुनाव चिन्ह है टोपी, जबकि O पनीरसेल्वम की पार्टी का नाम है AIADMK पुराची थलावी अम्मा और जिसका चुनाव चिन्ह है बिजली का खंभा।
तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर हड़कंप मच सकता है। AIADMK सिंबल जब्त होने के बाद दोनों गुटों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली है, जिसे चुनाव आयोग की मंजूरी भी मिल गई है। शशिकला गुट की नई पार्टी का नाम है AIADMK अम्मा। इसका चुनाव चिन्ह हैट है, जबकि ओ पनीरसेल्वम की पार्टी का नाम है AIADMK पुराची थलावी अम्मा और इसका चुनाव चिन्ह है बिजली का खंबा। दरअसल शशिकला और पनीरसेल्वम के बीच AIADMK के सिंबल को लेकर विवाद के बाद बुधवार को चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह 2 पत्तियों को जब्त कर दिया। अब दोनों खेमे RK नगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने अपने नए सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। I am contesting on behalf of the OPS. OPS get this seat. Let them go however they want to go. But we taking the politics forward and we want to get the victory and we will be victorious. And this Radhakrishna Nagar is known as the CM constituency. In future it will be known as PM's constituency. हालांकि दोनों खेमों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह के उपयोग कर चुनाव आयोग की रोक पर ताज्जुब जताया और कहा कि वो इसे वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने एक बयान में कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष मजबूत सबूत प्रस्तुत करने के बावजूद उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिलना आश्चर्यजनक और निराशाजनक है। appeal to the court. We are going to win our side because we are having a full majority. उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव चिन्ह वापस लेकर रहेंगे। बुधवार को दोनों खेमों ने चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। शशिकला ग्रुप ने 2 पूर्व कानून मंत्री M वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन पाराशरन को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग में खड़ा किया, जबकि पनीरसेल्वम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन, S कृष्ण कुमार और B श्रीनिवासन ने पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। इलाहाबाद की फाफामऊ सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए विक्रमाजीत मौर्य ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने पेशकश सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधायक बनाने के लिए की। विक्रमाजीत मौर्य का कहना है कि वो चाहते हैं कि डिप्टी सीएम केशव उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर चुनाव लड़े और जनता द्वारा चुनकर विधानसभा में पहुंचे। अपने इस्तीफे की पेशकश की चिट्ठी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को भेज दी है। नीतीश कुमार सरकार की बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी में लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। इस पॉलिसी पर सवाल उठाने पर बिहार के 2 युवा उद्यमियों को मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया और उनसे 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। पुलिस ने उन्हें न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि 8 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। इस दौरान दोनों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। दिल्ली के JNU ने प्रवेश के लिए सीटों की संख्या में भारी कटौती की है। विश्वविद्यालय ने PhD MPhil की सीटें 1048 से घटाकर सिर्फ 130 कर दी है। 64 सीटें डायरेक्ट PhD के लिए रखी गई। JNU के इस कदम का विरोध शुरू हो गया है। छात्र संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक UGC अपनी अधिसूचना को वापस नहीं लेता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की खबर गुरुवार की सुबह 8:30 बजे मिली। सूचना मिलने पर पहुंचे CISF ने महिला का शव नीचे उतारा और दिल्ली पुलिस को सूचित किया। दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। पुलिस मेट्रो स्टेशन की CCTV फुटेज खंगालते हुए इस मामले की जांच कर रही है। मराठी फिल्म सैराट की हीरोइन रिंकू राजगुरु के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। ये मराठी फिल्म जगत की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। इस फिल्म से रिंकू ने देश भर में लाखों फैन बनाए, लेकिन इस मामले ने सबको हैरान कर दिया। ये मामला शोलापुर के अखलूज का है। रिंकू ने इसकी शिकायत अखलूज थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आप देख रहे हैं देश की बात। हम आपको बता दें कि यदि आप भी APN से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई खबर है और आप चाहते हैं कि उसे APN पर दिखाया जाए, तो आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं और इसके द्वारा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है APN न्यूज इंडिया, आप इसे फॉलो करें और DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज करके आप अपनी खबर, अपनी प्रतिक्रिया, अपना वीडियो हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि वो इस लायक हुआ कि उसे दिखाया जाए तो हम ज़रूर अपनी खबरों में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। आप इस पर भी अपने वीडियोस, अपनी खबर, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। और हमारा
फेसबुक पेज है एपीएन न्यूज इंडिया, जिसे आप लाइक कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी contact@apnlive.com। आप इस ईमेल आईडी के द्वारा सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। और खबरों में एक अपडेट आ रहा है। रविंद्र गायकवाड़ से शिवसेना ने सफाई मांगी है। एयर इंडिया के कर्मचारी को पिटने के लिए आज रविंद्र गायकवाड़ चर्चा में रहे। उन्होंने ये भी माना कि हाँ, उन्होंने एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई की है। अब उस पर शिवसेना ने उनसे सफाई मांगी है। इस बीच में एयर इंडिया ने कहा है कि ऐसी अभी किसी घटना की जानकारी उसे नहीं है और यदि ऐसी घटना हुई है तो वो इसका विरोध करेगी। चलिए अब कपिल शर्मा के शो की बात करते हैं। कपिल शर्मा के शो में हिस्सा लेने पर अड़े पंजाब के मंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कानूनी राय उनकी चाहत से उलट आई है। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने टीवी शो में सिद्धू की मौजूदगी को कानून सम्मत नहीं बताया है। एडवोकेट जनरल के मुताबिक ये हितों का टकराव है। पंजाब के सांस्कृतिक कार्य मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री रहते हुए टीवी शो में काम नहीं कर सकते। पंजाब सरकार ने विवाद उठने पर एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। पंजाब के एजी ने कहा कि सिद्धू इस वक्त संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे हैं। एक्टिंग और सांस्कृतिक मंत्रालय एक दूसरे से जुड़े हैं और इसे हितों का टकराव माना जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू बार बार अपना बचाव कर रहे हैं, ये कहकर कि मैं शाम 6 से सुबह 9 बजे तक क्या करता हूँ उससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। इधर इसको लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी कैबिनेट के सहकर्मी नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी कार्यक्रम की इजाजत मिलनी चाहिए, बशर्ते ये उनकी आय का मुख्य स्रोत हो। पहले कलर्स और फिर सोनी दोनों ही टीवी चैनल्स कपिल शर्मा के शो में कई कलाकार आते जाते रहे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस शो का हिस्सा लगातार बने रहे। इस दौरान वो बीजेपी के सांसद की भूमिका भी निभाते रहे, लेकिन अब मंत्री बनने के बाद भी वो इस शो का हिस्सा बने रहने के इच्छुक हैं। इसे लेकर विवाद चल रहा है। भारतीय राजनीति में कई कलाकारों ने कदम रखा और कई मंत्री भी बने, लेकिन करीब करीब सबने ही इस दौरान फिल्मों या सीरियल्स में काम नहीं किया या फिर अपने पहले पेशे को पद पर बने रहने तक त्याग दिया। हाल फिलहाल में देखें तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, भारी उद्योग राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो इस श्रेणी में आते हैं, तो पुराने नामों में सुनील दत्त, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा 2016 में कर्नाटक हाईकोर्ट के मंत्री बनने के बाद अपने पेशे को छोड़ने को लेकर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि एक मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कोई व्यापार या पेशा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल अभी जारी है। उधर हड़ताली डॉक्टरों का प्रतिनिधि दल राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आज मिलने पहुंचा। 3 दिन से महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि इस बीच आज दिन में ये भी खबर आई कि कुछ डॉक्टरों का कुछ हिस्सा हड़ताल से वापस आ गया है, लेकिन शाम होते होते डॉक्टरों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अभी भी हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 40,000 से ज्यादा डॉक्टर्स एक दिन के आकस्मिक अवकाश पर चले गए। वहीं दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने विरोध दर्ज करने के लिए हेलमेट पहनकर अपना कामकाज किया। सामाजिक कार्यकर्ता अफाक मांडवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अब मरीज के साथ 2 रिश्तेदार ही अस्पताल में एंट्री ले सकेंगे। हालांकि ये नियम पहले से ही है, लेकिन इसे कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अदालत के निर्देश के बावजूद डॉक्टर्स वापस आने को तैयार नहीं हुए। ये एक मास एजिटेशन है जो सिक्योरिटी के ब्रीच के कंसर्न में है, और आज तक कि हम भी जानते हैं कि हर एक पर्सन को, हर एक प्रोफेशनलिस्ट को खुद की सिक्योरिटी का एक इंटरेस्ट होता है। केवल अश्योरेंसेस है, अब हम नहीं ऐसे काम कर सकते। ये बच्चे हमारे हैं, कल दिन मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मैं ऐसे वातावरण में मेरे बच्चे को काम नहीं करने दूंगा। मंजुला चेल्लुर और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की बेंच ने सरकारी अस्पतालों के आंदोलनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों के व्यवहार को शर्मनाक बताया। डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में चिकित्सा व्यवस्था बाधित हो गई, जिसका खामियाजा भी मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तो 28 को आए तो डेट दिए कि 23 मार्च को आपको आना है। कुछ नहीं, वहाँ जा रहे हैं तो काम करते लोग हैं, कह रहे हैं कि आज बंद है, कोई कुछ डॉक्टर से मिल ही नहीं पाए, देखने करे कोई है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है।
मुंबई हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल तक 500 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। सरकार ने अदालत में 30 अप्रैल तक और 600 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का वादा किया है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र के धुले, नासिक और सायन समेत 5 अस्पतालों में डॉक्टरों पर 5 हमले हो चुके हैं। वहीं मुंबई में सायन के एक अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों से मारपीट की थी, जिससे डॉक्टरों का आंदोलन उग्र हो गया था। अब इसका असर देश की राजधानी समेत कई हिस्सों में फैलता नजर आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने दावा किया है कि बातचीत के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। कुशल पाटिल के साथ ज्योति शर्मा, APN, मुंबई। दरअसल कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि डॉक्टरों की सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाए, और आज जब डॉक्टरों ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की तो उन्हें ये कहा गया कि हाँ, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, और लेकिन कोर्ट का ये जो सर्टिफाइड कॉपी है फैसले का, वो डॉक्टरों तक नहीं पहुंचा, इसलिए डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं पर बाबरी मामले में आपराधिक मुकदमा चले या न चले, इस पर अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी। उधर मंदिर मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर चर्चाओं का दौर जारी है। सवाल ये बना हुआ है कि क्या किसी भी पक्ष की भावनाओं को आहत किए बिना समाधान मुमकिन हो पाएगा। अयोध्या विवाद से जुड़े 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। दोनों की असल कहानी 1992 से शुरू होती है। गुरुवार को बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सभी पक्षों से लिखित में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि इसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सरीखे आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला इस पर करना है कि इन सबके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाए या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन पर से आपराधिक साजिश के आरोप हटा लिए थे, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। मंदिर मस्जिद से जुड़े दूसरे मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन सर्वोच्च अदालत कह चुकी है कि इस संवेदनशील मामले का समाधान दोनों पक्ष मिलकर करें तो अच्छा है। हालांकि उसने ये कहा था कि मदद मांगी गई तो दोनों पक्षों के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता कर सकते हैं। ऐसे में चुनौती ये बनी हुई है कि ऐसा क्या रास्ता हो सकता है कि किसी भी पक्ष की भावना आहत ना हो और समाधान भी हो जाए। दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह के बयानों का दौर जारी है, उससे समाधान के रास्ते पर सवाल उठता है। हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बना लेते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट में बहस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का हम उनके इसका बहुत आदर करते हैं कि उन्होंने कंसर्न शो किया, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम है शायद कि इसमें 30 साल में 5 मरतबा हाईएस्ट लेवल पे मध्यस्थता की एफर्ट नाकाम हो चुका। मंदिर है यहाँ पर, हमारे ठाकुर जी इस समय टेंट में विराजमान है, वही राम जन्मभूमि है। तो स्वयं राम की जन्मभूमि ना बने भारत में तो ये हमारे लिए जो है बड़ी लज्जा की बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात दोनों पक्षों से जुड़े आम लोगों तक भी पहुंची है। लोग चाहते हैं कि मिल बैठकर जो भी फैसला हो वो अब एक समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति CS कर्णन दिल्ली समेत 4 शहरों में भूख हड़ताल करेंगे। वो भूख हड़ताल के जरिए मांग करेंगे कि उनके प्रशासनिक और न्यायिक कार्य बहाल किए जाएं और उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्रवाई वापस ली जाए। न्यायमूर्ति कर्णन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने रामलीला मैदान में भूख हड़ताल करने का फैसला कर चुके हैं। न्यायिक सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है जिससे अदालतों में मोटी फाइलों का जमाना खत्म हो सकता है। डिजिटलकरण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेर ने कहा कि अब तैयारी की जा रही है कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट ऐसे सभी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध हो जाएं। जस्टिस खेर के मुताबिक इस काम में 6 से 7 महीने लगेंगे। हड़ताली वकीलों को सख्त सजा दिए जाने की सिफारिश को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया है। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए नियमों के खिलाफ वकीलों ने आज दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वकीलों ने एडवोकेट एक्ट में बदलाव के सुझाव को मनमाना बताते हुए विरोध किया।
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि सम्मान की रक्षा के लिए हड़ताल की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज होने के आधार पर ही सरकारी सस्ते गले की दुकान का लाइसेंस निरस्त या सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने उपायुक्त बरेली के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को भी अवैध करार दिया और दुकान को बहाल करने का आदेश दिया है। रजिस्ट्रेशन विभाग में दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूर्व के दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण का आदेश दिया है। अब मध्यम वर्ग के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने अब बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए उन्हें हाउसिंग लोन में से 3 से 4% तक की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही जिन लोगों ने इस साल 1 जनवरी के बाद मकान खरीदा है वे भी इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। उन्हें सिर्फ अपने बैंक को इस सुविधा को लेने की जानकारी देनी होगी। केंद्र सरकार अब पहली बार मकान खरीदने वालों को तोहफा देने जा रही है। सरकार मिडिल क्लास जनता को टारगेट करते हुए उन्हें हाउसिंग लोन में 3 से 4% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला पहली बार मकान खरीदने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही वो लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे जो इस साल 1 जनवरी के बाद मकान खरीद चुके हैं। ऐसे लोगों को 12 लाख रुपए तक की लोन राशि पर ब्याज में 3 से 4% तक की छूट मिलेगी। माना जा रहा है कि इस तरह से मकान खरीदने वालों को ईएमआई में 2000 रुपए तक की कमी होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि मिडिल क्लास न सिर्फ इनकम टैक्स देकर बल्कि कई दूसरे तरीकों से भी इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करता है। ऐसे में सरकार ने ऐसे मिडिल क्लास को मदद देने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ही मकान खरीदने में ब्याज में इस तरह की छूट देती रही है, लेकिन अब पहली बार सालाना 12 लाख और 18 लाख तक कमाने वालों को भी ये छूट मिलेगी। जिन लोगों की सालाना आमदनी 12 लाख रुपए है, उन लोगों को मकान खरीदने पर लिए जाने वाले लोन में से 9 लाख रुपए की राशि पर 4% की छूट मिलेगी। मसलन अगर किसी ने 25 लाख रुपए का मकान खरीदा है और 20 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसे 11 लाख रुपए के लोन पर तो पूरा ब्याज चुकाना होगा, लेकिन बाकी 9 लाख के ब्याज पर उसे 4% की सब्सिडी मिलेगी। अगर उसे 9% की दर पर लोन मिला है तो उसे 9 लाख रुपए के लिए सिर्फ 5% ही ब्याज चुकाना होगा। उसके लिए शर्त इतनी होगी कि उसने 90 वर्ग मीटर तक का मकान खरीदा हो। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी 18 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों के लिए बनाई गई है। ऐसे लोग 110 वर्ग मीटर तक का मकान खरीदकर इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। लोगों को 12 लाख रुपए के लोन पर ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। नेहा चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन दिल्ली। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर बयान दिया है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने गुरुवार को पाकिस्तान दिवस पर कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है और सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता है, लेकिन वो कश्मीरी आवाम के संघर्ष को भी समर्थन देता है। पाकिस्तान दिवस के मौके पर भारत में पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक बार फिर पुराना राग छेड़ा। बासित ने कश्मीर की आजादी के लिए आवाज उठाने वालों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि कश्मीर की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है वो खाली नहीं जाएगा। बासित ने कहा कि ये मुद्दा कश्मीरियों की आकांक्षाओं के अनुसार हल किया जाना चाहिए। आजादी की जो तहरीकें हैं उनको वक्ती तौर पे दबाया तो जा सकता है, लेकिन दायमी तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। हमें इस बात का यकीन है कि जो जद्दोजहद कश्मीरी अवाम कर रहे हैं वो बिल आखिर इंशाअल्लाह कामयाब हो। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का बयान रटा रटाया है। हर बड़े मौके और हर मंच पर पाकिस्तान कश्मीर राग छेड़ता रहा है। अब्दुल बासित समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों में बेहतरी की बात कही। और खास तौर पर हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों और जितने भी हमारे मसाइल हैं, तनाज़ात हैं, उनको हम पुरअमन तरीके से हल करें। और ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर का मसला है, हम चाहते हैं कि उस पर भी कश्मीरी जो अवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक ये मसला भी हल होना चाहिए। 23 मार्च को पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन
पास हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर हुए आतंकी हमले में वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स के एंट्रेंस तक पहुंचने में हमलावर को करीब 3 मिनट लगे। इस दौरान उसने ब्रिज पर कई लोगों को कार से कुचल दिया। 3 की मौके पर ही मौत हो गई और हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर उसने एक पुलिस वाले को चाकू मारा। इस बीच एक सांसद टोबाइस एल्वुड हमले में बुरी तरह जख्मी हुए पुलिस वाले को उस वक्त बचाने के लिए आ गया है जब आम लोगों और पार्लियामेंट स्टाफ की भीड़ अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भाग रही थी। APN के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं जिसमें तमाम घटनाएं दिख रही हैं। 22 मार्च बुधवार का दिन, ब्रिटेन में दोपहर बाद के 2:40 और भारतीय समय के अनुसार रात 8:10 का वक्त। ब्रिटिश संसद के पास अचानक अफरा तफरी मच गई। ब्रिटिश संसद के पास टेम्स नदी पर बने पुल वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर एक शख्स ने अचानक काले रंग की अपनी कार में बेतहाशा रफ्तार भर दी। कई लोगों को रौंदती हुई ये कार संसद के ठीक बाहर रेलिंग से जाकर भिड़ी। यहाँ कार से हाथ में चाकू लिए हमलावर बाहर निकला और संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। एक निहत्थे पुलिस अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने चाकू से हमला बोल दिया। इस पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए सांसद टोबाइस एल्वुड ने अपनी जान की परवाह किए बिना तमाम कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इस दौरान मौके पर मौजूद दूसरे हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी। हमले के वक्त संसद की कार्रवाई चल रही थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। राजनेताओं, पत्रकारों और आगंतुकों को तकरीबन 5 घंटे तक संसद से बाहर नहीं जाने दिया गया। गुरुवार को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसद में कहा कि ब्रिटेन में पैदा हुआ यह हमलावर अकेले ही काम कर रहा था और कुछ साल पहले खुफिया एजेंसी MI5 ने उसके बारे में जांच की थी। हालांकि अभी खुफिया एजेंसियों की नजर उस पर नहीं थी। हमले के बाद ब्रिटेन के सुरक्षा बलों ने देर रात बर्मिंघम शहर में छापेमारी की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। जल्दी ही इस हमले से जुड़े कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। ब्रिटिश संसद के बाहर यह हमला 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले की याद ताजा कर गया। दोनों जगह हमलावर मारे गए। फर्क सिर्फ ये है कि भारतीय संसद पर हमले में 5 आतंकी शामिल थे, तो ब्रिटेन में हमलावर अकेला था। बहरहाल ब्रिटिश हमले के साए में भारत के लिए भी सुरक्षा की नई चौकसी की दरकार बन आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब हम बात देश और दुनिया के इतिहास की करते हैं। इतिहास के पन्नों में आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें से ये खास हैं। 23 मार्च 1910 में समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु सुखदेव को आज ही के दिन फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना था। 23 मार्च 1965 में नासा ने पहली बार जेमिनी 3 अंतरिक्ष यान से 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा था और 23 मार्च 2012 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इस अवसर पर आज पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शहीदों को याद किया। उन्होंने लिखा कि देश उनके बलिदान और साहस को कभी नहीं भूल सकता। आज देश के इन 3 वीर सपूतों को हम सलाम करते हैं और आपको छोड़ जाते हैं इन 3 वीर सपूतों की याद में बॉलीवुड ने इन्हें कैसे ट्रिब्यूट किया है उसके साथ।